गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कौटिल्य जो भारतीय राजनीतिक विचारक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली क्लासों में हमने कौटिल्य के जीवन परिचय, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य आदि के संबंध में अध्ययन किया है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद क्या है? कौटिल्य ने मंत्रियों को राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया बताते हुए राजा से अपेक्षा की है कि वह समस्त राजकीय कार्य मंत्री परिषद की सहायता से संपन्न करे। अब मंत्री परिषद का गठन, अर्थात मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार किया जाएगा? मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। कौटिल्य ने मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या पर विचार करते हुए कहा है कि मंत्रियों की संख्या 3 या 4 होनी चाहिए। दूसरा है मंत्रियों की श्रेणियां। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में मंत्रियों की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया है। पहला है उत्तम। इस श्रेणी में उन मंत्रियों को रखा गया है जो मंत्री परिषद के मंत्रियों के लिए अपेक्षित समस्त योग्यताओं को धारण करता हो, अर्थात उत्तम श्रेणी का मंत्री वह होगा जो समस्त योग्यताएं धारण करता हो जो कि मंत्री पद के लिए निर्धारित की गई हो। दूसरी जो श्रेणी है वह है मध्यम। इस श्रेणी में उन मंत्रियों को रखा गया है जो मंत्री परिषद के मंत्रियों के लिए निर्धारित 3/4 योग्यताओं को धारण करता हो, अर्थात मध्यम श्रेणी में वह मंत्री आएंगे जो 3/4 योग्यताएं धारण करते हैं। तीसरे है क्षुद्र। इस श्रेणी में उन मंत्रियों को रखा गया है जो मंत्री परिषद के मंत्रियों के लिए निर्धारित आदि योग्यताएं धारण करते हो। इस प्रकार कौटिल्य ने उत्तम, मध्यम और क्षुद्र 3 मंत्रियों की श्रेणियों का उल्लेख किया है। अब है मंत्रियों की संस्थाएं। कौटिल्य ने मंत्रियों की 2 संस्थाएं बताई है। नंबर 1 मंत्रियों की सभा। इसके अंतर्गत उत्तम, मध्यम और क्षुद्र तीनों श्रेणियों के मंत्रियों को शामिल किया गया है। दूसरी है मंत्री परिषद। इसके अंतर्गत केवल उत्तम श्रेणी के मंत्रियों को शामिल किया गया है। तो ये मंत्रियों की संस्थाएं हैं। फिर है मंत्रियों से परामर्श का क्षेत्र व प्रक्रिया। कौटिल्य ने मंत्रियों से परामर्श के क्षेत्र के विषय में विचार प्रकट करते हुए कहा है कि राजा को मंत्रियों से 5 प्रकार के विषय पर अवश्य परामर्श लेना चाहिए, अर्थात 5 ऐसे विषय हैं जिस पर राजा को अपने मंत्रियों से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो ये कौन से 5 प्रकार के विषय हैं जिस पर राजा अपने मंत्रियों से परामर्श ले? पहला है राजकीय कार्यक्रमों की रूपरेखा का निर्धारण तथा उन्हें प्रारंभ करने के उपाय, कि जो भी राज्य के कार्यक्रम होंगे उसकी रूपरेखा किस तरह की होगी और उन्हें कैसे प्रारंभ किया जाएगा, ये इस विषय पर राजा को अपने मंत्रियों से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। नंबर 2 उच्च पदों पर नियुक्ति व कर आरोपित करने के सिद्धांत। जितने भी प्रशासनिक पद है उच्च, उस पर राजा कोई नियुक्ति करता है और टैक्स लगाता है, अर्थात कर आरोपित करता है, तो उस विषय पर भी राजा को मंत्रियों की राय अवश्य लेनी चाहिए। तीसरा है राज्य में तथा पड़ोसी राज्यों में विद्यमान स्थितियों व परिस्थितियों का मूल्यांकन, अर्थात कि जिस राज्य का राजा है या जिस राज्य की बात हम कर रहे हैं उस राज्य के अंतर्गत और राज्य के पड़ोसी राज्य हैं उनके अंतर्गत कैसी स्थितियां और परिस्थितियां हैं, अगर उसका मूल्यांकन करना है तो भी राजा को अपने मंत्रियों से परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। फिर राज्य के समक्ष संकट उपस्थित हो जाने पर संकट से निकलने के उपाय, अर्थात राज्य के अंतर्गत कोई संकट उपस्थित हो गया है तो उस संकट से कैसे निकला जाए, इसके लिए भी राजा को अपने मंत्रियों से परामर्श अवश्य लेना
चाहिए। अगला है राजकीय प्रयोजनों के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली नीति। अर्थात राजकीय प्रयोजन अर्थात राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए सामान्यतः कौन सी नीतियां अपनाई जाए, इस संबंध में भी राजा को अपने मंत्रियों से अवश्य परामर्श लेना चाहिए। मंत्रियों से परामर्श की प्रक्रिया के संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि राजा को मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से परामर्श लेना चाहिए। अर्थात जो परामर्श लिया जाए राजा द्वारा मंत्रियों से वह सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, हमने देखा था कि मनु ने जो परामर्श की जो प्रक्रिया बताई है उसमें दो तरह की प्रक्रियाएं बताई है। पहली, राजा अलग अलग मंत्रियों से अलग अलग राय ले, और दूसरा सामूहिक राय ले। लेकिन कौटिल्य ने हमने देखा कि कौटिल्य ने केवल एक ही प्रक्रिया बताई है परामर्श की, कि सामूहिक रूप से मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौटिल्य और मनु किस तरह से एक दूसरे से भिन्न विचार व्यक्त करते हैं। अब है मंत्रियों के कर्तव्य या दायित्व। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंत्रियों के दायित्वों व कर्तव्यों का निम्न प्रकार से उल्लेख किया है। पहला, राजा द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए विषयों को पूर्णता के साथ सही संदर्भ में प्रस्तुत करना। देखिए विद्यार्थियों, राजा कोई भी डिसीजन ले, कोई भी निर्णय लेता है तो उसके लिए जो विषय है वो कौन प्रस्तुत करता है? मंत्री। तो हमेशा ये मंत्री को ध्यान रखना चाहिए कि वह सही संदर्भ में और पूर्णता के साथ विषय को रखे, आधा अधूरा उसे नहीं रखे राजा के समक्ष। दूसरा, विचार विमर्श के लिए उपस्थित विषय पर निर्णय लेने में राजा की सहायता करना। कि राजा के समक्ष कोई विचार विमर्श के लिए कोई विषय उपस्थित हुआ है, कोई विवाद आया है, तो उस पर निर्णय राजा ले तो उसमें राजा की मदद करना। तीसरा, राजा द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि करना या उसका खंडन करना। राजा कोई भी निर्णय ले, या तो मंत्री उसकी पुष्टि करे अर्थात उसका समर्थन करे, या उसे सहमत नहीं हो तो उसका खंडन करे, ये भी मंत्री का दायित्व है। नंबर 4, यदि कोई मतभेद हो जाए तो राजा को बिना संशय के परामर्श देना। अगर किसी बात को लेकर के राजा और मंत्री के बीच कोई मतभेद हो जाए तो बिना किसी संशय के राजा को सही परामर्श देना भी मंत्री का कार्य है। फिर राजा के निर्णयों को क्रियान्वित करना, अर्थात राजा द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको लागू करना भी मंत्री का दायित्व है। तो इस तरह से कौटिल्य ने मंत्रियों के विस्तृत दायित्व बताए हैं। अब है मंत्रियों की योग्यताएं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंत्रियों के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का उल्लेख किया है। स्वदेश में जन्म, विद्वता और गंभीरता, कार्य कुशलता, ओजस्वी वक्तव्य देने वाला, उत्साह और प्रभावशीलता, अविलंब निर्णय ले सकने की क्षमता, पवित्र आचरण, स्नेह की प्रवृत्ति, राजभक्ति, शारीरिक व मानसिक क्षमता से युक्त, लोकप्रिय, जड़ता व चपलता का अभाव, अकारण लोगों से बैर मोल लेने की प्रवृत्ति का अभाव आदि। देखो विद्यार्थियों, आपने देखा कि कौटिल्य ने किस तरह से बहुत सारी योग्यताएं मंत्रियों के लिए निर्धारित की है कि उसका स्वदेश में जन्म लेना जरूरी है, विद्वान होना चाहिए, वह गंभीर होना चाहिए, कार्य कुशल होना चाहिए, ओजस्वी वक्तव्य देना उसको आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए उसके अंतर्गत, प्रभावशाली होना चाहिए, वह अविलंब निर्णय ले सकने वाला होना चाहिए, उसका आचरण बहुत पवित्र होना चाहिए, स्नेह की प्रवृत्ति होनी चाहिए, राज्य के प्रति भक्ति होनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक क्षमता उसमें होनी चाहिए, वह लोकप्रिय होना चाहिए, जड़ता और चपलता का अभाव अर्थात बहुत ज्यादा जड़ भी नहीं हो, बिल्कुल कुछ भी जवाब नहीं देने वाला भी नहीं होना चाहिए, और चपल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा वाचाल भी नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी करने वाला भी नहीं होना चाहिए, और अकारण लोगों से बैर मोल लेने वाले प्रवृत्ति भी उसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि मंत्रियों को उनकी योग्यता, राजभक्ति व जनता के कल्याण के प्रति उसकी निष्ठा को भली भांति जांचने के बाद ही नियुक्त करना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्री के लिए किसी वर्ग विशेष का सदस्य होना अनिवार्य नहीं माना। विद्यार्थियों, यहाँ ये उल्लेखनीय है कि
बात करता है तो वह शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करने की बात करता है, और वो कहता है कि शूद्र वर्ण के व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही योग्य क्यों न हो। लेकिन कौटिल्य इस तरह की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति योग्य है तो फिर वो चाहे किसी भी वर्ण का क्यों न हो, उसको मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब है मंत्रणा की गोपनीयता, अर्थात जो राजा मंत्रियों से मंत्रणा करता है वो गोपनीय होनी चाहिए, अर्थात उसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मंत्री परिषद की मंत्रणा की गोपनीयता पर बल देते हुए कौटिल्य ने कहा है कि मंत्रियों के साथ की गई मंत्रणा गोपनीय होनी चाहिए। उसके लिए राजा को निर्जन वन या एकांत महल का चयन करना चाहिए, अर्थात जगह कैसी होनी चाहिए मंत्रणा की, या तो कोई निर्जन वन हो या एकांत महल हो। दूसरा, राजा को दोपहर या मध्य रात्रि के समय मानसिक खेद से मुक्त होकर मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए, अर्थात समय कैसा हो, दोपहर या मध्य रात्रि, और मानसिक रूप से किसी प्रकार का खेद राजा के मन में नहीं हो। अगर ऐसी परिस्थिति में राजा मंत्रणा करता है तो निश्चित रूप से वह सही होगी, और अन्यथा वह मंत्रणा सही तरीके से नहीं होगी, तो उसकी गोपनीयता भी बहुत जरूरी है। अब है मंत्रियों पर नियंत्रण, कि मंत्रियों पर किस तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है। कौटिल्य ने राजा को मंत्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न विधियों का उल्लेख किया है तथा कहा है कि राजा को गुप्तचरों द्वारा समय समय पर मंत्रियों के आचरण की जांच करवानी चाहिए। देखिए, मंत्री पद पर नियुक्त हो जाने के बाद व्यक्ति सत्ता के मद में पागल हो जाता है, या उसका सत्ता के मद में वो इतना मतलब जिसको कहेंगे कि चतुराई और चालाकी करने लग जाता है कि वो लोगों का शोषण करने लग जाता है और अपने आप को राजा समझने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंत्रियों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक माना है कौटिल्य ने, और उसके लिए उसने बहुत सारी विधियां बताई है कि किस तरह से राजा को अपने मंत्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसने कहा कि गुप्तचरों द्वारा समय समय पर मंत्रियों के आचरण की जांच करनी चाहिए, और उसके लिए उसने 4 प्रकार के परीक्षण बताए हैं। पहला परीक्षण है धर्मोपधा, अर्थात धर्म के द्वारा मंत्री के हृदय की पवित्रता का परीक्षण करना। आपने सुना होगा कि तुझे धर्म का वास्ता है, अर्थात धर्म का वास्ता देकर, धर्म का नाम लेकर मंत्री के हृदय की पवित्रता की जांच करना। दूसरा है कामोपधा, स्त्री समागम के अवसर उपस्थित करके मंत्री के चाल चलन का पता लगाना। विद्यार्थियों, आपको पता हो कि प्राचीन जो शासक होते थे उनके यहाँ नृत्यांगनाएं होती थी, वेश्याएं होती थी, और जब कोई दूसरे देश का राजा या कोई मंत्री वहां पधारता था राज्य में, तो उनके माध्यम से उनसे उस राज्य के गुप्त रहस्य बुलवाए जाते थे। तो ऐसे अवसर उपलब्ध कराकर, जिससे कि स्त्री के वश में होकर मंत्री अब कोई उसके चाल चलन खराब हो और स्त्री के वश में आकर अपने राज्य के प्रति कोई धोखा नहीं कर दे, तो कामोपदा के माध्यम से, अर्थात स्त्री समागम के अवसर उपलब्ध करा के भी मंत्री के चरित्र की जांच की जा सकती है। तीसरा है अर्थोपधा, अर्थात गुप्त उपायों द्वारा मंत्री को धन का लोभ देकर उसके आचरण का परीक्षण करना। अगर मंत्री स्वार्थी होगा, लोभी होगा, तो वह धन के चक्कर में आकर के अपने राज्य के खिलाफ आचरण कर सकता है, राजा के विरुद्ध कार्य कर सकता है। तो अर्थोपधा अर्थात गुप्त उपायों से मंत्री को रिश्वत या धन देकर भी उसके आचरण का परीक्षण किया जा सकता है। अगर कोई मंत्री निश्चित रूप से अपने राज्य के प्रति भक्ति रखता है तो वह गुप्त रूप से दिए हुए धन को भी स्वीकार नहीं करेगा। और लास्ट है भयोपधा, अर्थात भयभीत करके राजा के विरुद्ध आचरण करने के लिए प्रेरित करके मंत्री की राजा के प्रति निष्ठा का परीक्षण करना। डरा के धमका के राजा के विरुद्ध आचरण करने के लिए कहना। अगर कोई व्यक्ति अपने राजा के प्रति स्वामी भक्ति नहीं रखता है, राज्य भक्ति नहीं है, तो वह डर के मारे राजा के विरुद्ध आचरण करेगा, अन्यथा अपनी जान की परवाह किए बिना या अपनी जान की बाजी लगाकर भी एक अच्छा और सही मंत्री, एक राजभक्ति रखने वाला मंत्री अपने राज्य की सुरक्षा करेगा और राजा के विरुद्ध आचरण नहीं करेगा। तो
कौटिल्य ने इन 4 उपायों के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण रखने की बात कही है। इस प्रकार कौटिल्य ने मंत्री परिषद के संबंध में विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं। विद्यार्थियों, देखिए, आप और हम इस चीज से को भली भांति जान चुके हैं कि जो प्राचीन भारतीय दर्शन है उसमें चाहे मनु हो चाहे कौटिल्य हो, उन्होंने हमें बताया कि राज जो पद है या राजा का जो कार्य है वो अकेले में संपन्न नहीं किया जा सकता, उसे मंत्रियों की मदद से ही करना चाहिए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या राजा पर नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री परिषद की बात कही गई। और मंत्री परिषद में न केवल मंत्रियों की क्या संख्या होनी चाहिए, कैसे मंत्रियों की नियुक्ति होनी चाहिए, मंत्रियों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या उसके कार्य होने चाहिए और उन पर नियंत्रण किस प्रकार से होना चाहिए, इसका विस्तृत विवेचन भारतीय दर्शन में किया गया है। तो विद्यार्थियों, आपने मंत्री परिषद का ध्यान से अध्ययन किया। अब मैं आशा करती हूँ कि आप इनके क्वेश्चंस भी बनाएंगे और इनके क्वेश्चंस बना के आप मुझे दिखाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे संपर्क में रहेंगे और इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम कौटिल्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करेंगे या कौटिल्य के अनुसार परराष्ट्र संबंधों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।